टॉलरेंस पे खड़ी होती हैं, द वन डे पीक ऑलवेज कम, उनकी टॉलरेंस जवाब दे जाती है। और जो सोसाइटीज का कंसेप्ट और बेस और फाउंडेशन को एग्जिस्टेंस पे हो, they never ever sabotage, they always flourish no matter what. So it's always good to coexist with everyone instead of tolerating each other. And again, Islam is exceptional case in that scenario, because Islam follower and Islam, specifically Islam follower बोल रही हूँ, Muslims नहीं, cannot coexist. उनको हमेशा दिक्कत आएगी, उनको हमेशा प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज उनको इस्लाम फॉलो करना है। और जब इस्लाम फॉलो करना है तो उनको रास्ते में आता हुआ हर इंसान जो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा उसको रौंदना है एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। सो दैट्स हाउ जो इमेज बनाई जा रही थी अब तक कि नहीं, दिस इंडिया इज, इट इज लाइक अ ब्लैक एंड व्हाइट, यू नो व्हाट, जैसे पाकिस्तान वैसे इंडिया, जहां जैसे वहां पे माइनॉरिटीज का हाल वैसे सेम इंडिया, हर चीज पे में, नो मैटर व्हाट, हर चीज पे इक्वलेंस कि नहीं भाई, दिस इज इंडिया, यहाँ पे मेजोरिटी से ज्यादा माइनॉरिटीज को राइट्स दिए गए हैं। माय माइंड, एक सेकंड के लिए आई एम जस्ट एडिंग कुशल मेहरा फ्रॉम चारवाक पॉडकास्ट। उनको बहुत कम टाइम मिला था, तो बस हम उनसे जल्दी से बात कर ले रहे हैं। ओके, हेलो कुशल, आपको होपफुली आवाज आ रही है? सो मैं अपना सेल फोन यूज कर रहा हूँ, सो मेरी ऑडियो अगर खराब होगी तो आई एम सॉरी अबाउट इट, बट आई एम एक्चुअली समवेयर एल्स, सो आई अपोलोजाइज अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मुझे पता है आपके पास बहुत कम टाइम है, आप बाहर हैं, तो मैंने एक्चुअली एक क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपके लिए ही रखा था, जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया, हमें समझ में नहीं आ रहा था। वो थी अबाउट द बिहेवियर ऑफ बीजेपी वोटर्स, जो कि हमें इसमें प्यू सर्वे में देखने को मिली है। तो मैं एक बार उसको शेयर कर रही हूँ। अगर हमने बीजेपी वोटर्स के व्यूज को देखा तो वहां पर वी सॉ दैट अराउंड 55% बीजेपी वोटर्स का कहना था कि दे फील दैट इट इज वेरी नेसेसरी फॉर अ पर्सन टू बी हिंदू टू बी एन इंडियन, ट्रूली एन इंडियन। हिंदी को भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दिया था, 59%। Similarly, these people were more reluctant towards sharing a neighbor from other community as compared to other Hindus. लेकिन जब उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि डू यू थिंक दैट कल्चरल डाइवर्सिटी या रिलीजियस डाइवर्सिटी बेनिफिट्स द कंट्री, तो दे वर द बिगेस्ट पॉपुलेशन जिन्होंने 65% जिन्होंने सपोर्ट किया कि हाँ, रिलीजियस डाइवर्सिटी जरूरी होती है इन लोगों के लिए या कंट्री के बेनिफिट के लिए। तो हाउ डू यू सी सच काइंड ऑफ अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट? मैं ये जानना चाह रही थी आपसे। एक्चुअली मेरे हिसाब से बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। सो इसको राजीव मल्होत्रा ने एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिकल वे में एक्सप्लेन किया था कि ये कॉन्ट्रडिक्शन तब होगी अगर आप डिफरेंस एंजाइटी से सफर करते हैं। सो व्हाट इज डिफरेंस एंजाइटी? इज द एंजाइटी ऑफ पीपल बीइंग डिफरेंट फ्रॉम यू। आई थिंक इंडिया के कल्चर में हमेशा ये रहा है कि इंडिया is a unique society where your spiritual journey is individualistic, but your political journey is collective. So, in a weird way, I think only an Indian can give an answer like this. While they are fine with people practicing what they want to practice, but they also want to make sure that their practices are also not devoured in the process of the other. So ये actually काफी normal response है. In fact ये typical Hindu response है और सिर्फ हिंदू को ही ये response देने की होगी, because Hindu systems are built on mutual respect. अगर आप tolerance वाले system होते थे तो आप कोशिश करेंगे कि आप दूसरे को homogenize करें और अपने वर्ल्ड व्यू को दूसरे पर इम्पोज करें। इनफैक्ट दिस इज अ प्रूफ दैट कितना इंडियन सोसाइटी के ऊपर हिंदुइज्म की छाप है और हिंदुइज्म की इन्फ्लुएंस है, क्योंकि सिर्फ एक हिंदू ही बोलेगा कि मैं मेरी यूनिक आइडेंटिटी रखना चाहता हूं और मैं उसके लिए पूरा दृढ़ रहूंगा, मगर मुझे तुम्हारे ऊपर नहीं थोपनी है वो। तुम भी अपनी रखो, मैं भी अपनी रखूंगा, हम हमारे साइलोज में रहेंगे और हम साथ में भी रहेंगे। तो आई थिंक दिस इज, और फिर कोई बोलेगा कि साथ में कैसे रहेंगे, तो साथ में रहने का अगेन वो आंसर आ जाता है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती वाला, जो एक्चुअली इंडियंस ने इम्बाइब किया हुआ है कि सत्य एक ही है, उसके अलग अलग तरीके हैं, तुम तुम्हारे तरीके से सत्य को अपनाओ, मैं मेरे तरीके से सत्य को अपनाऊंगा। तो मुझे ऑनेस्टली ये
मुझे इस पोल में कुछ भी ऐसा नहीं लगा था जो कॉन्ट्रडिक्टरी है। ये बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है मेरे हिसाब से। ये एब्सोल्युटली इन लाइंस विद इंडियन साइकोलॉजी है। ये एब्सोल्युटली इन लाइंस विद नॉन एब्राहमिक मेंटल फ्रेमवर्क्स होते हैं। एब्राहमिक फ्रेमवर्क में ये डेफिनेटली कॉन्ट्रडिक्टरी होएगा, भले वो एथियस्टिक फ्रेमवर्क होगा कि थीइस्टिक फ्रेमवर्क होगा। एक एथियस्ट को नहीं समझ पड़ेगा कि तुम भगवान में क्यों मानते हो, एक थीइस्ट को नहीं समझ पड़ेगा जो इब्राहिम का है कि तुम कैसे हेल में जाना चाहते हो जीसस क्राइस्ट को नहीं बिलीव करके। ये प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जो एब्राहमिक फ्रेमवर्क में काम करते हैं। जो नॉन एब्राहमिक फ्रेमवर्क में काम करते हैं वो बोलते हैं ये मेरा फ्रेमवर्क है, ट्रूथ है, मुझे श्योरिटी नहीं है मेरे फ्रेमवर्क में, मतलब मुझे लगता है मेरा फ्रेमवर्क करेक्ट है, मगर तू तेरा भी ट्राई कर सकता है, नो इश्यू एट ऑल, और भाई हम साथ में रहेंगे। ये है मेरा आंसर शॉर्ट। जी, थैंक यू। मतलब काफ़ी हद तक ये आपने बता दिया बहुत क्लियरली। Hi, दूसरी बात Kushal. जो Hi, हाँ, Kushal प्लीज़। ji. Big fan. I was literally thinking on the same ground. जब मैंने पहले भी शिप्रीता को जवाब दिया था, I said this is so Hindu answer कि you know कि you want कि you need to be a Hindu to understand this. It's like completely my mind. I completely get it. और दूसरी बात ये हालांकि ये आपके चारवाक थॉट से थोड़ी अलग हो जाएगी, बट अगर हमने देखा ये एक जो चीज यहाँ पर है, द बिलीफ इन गॉड सिस्टम वाली जो बात थी, वो मैं भी एक सेकेंड आई जस्ट शो दिस, सॉरी। आप वो बोल रहे हो कि मुस्लिम्स 6% एथियस्ट हैं और 2% हिंदू हैं? नहीं, मैं हाँ नहीं, वो तो नहीं, वो तो खैर मैंने अभी तक बात नहीं की थी। मैं ये कह रही थी अबाउट द बिलीफ इन गॉड। हमने जनरली देखा है कि जैसे एजुकेशन बढ़ता है, बिलीफ इन गॉड घटता है, लेकिन ये एक चीज यूनिक टू इंडिया है, इंडियन सोसाइटी, मुझे लगता है कि दे हैव कंप्लीटली नॉट चेंज्ड विथ एजुकेशन। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसका भी वही रिस्पॉन्स था अबाउट बिलीफ इन गॉड, जो कॉलेज ग्रेजुएट है उसका भी यही बिलीफ इन गॉड है। ये आपको लगता है दिस इज समथिंग लाइक स्पेसिफिक टू इंडियन कम्युनिटी, या आप इसको किस तरह से देखते हैं? Again, because again, you have to understand, we as a society are not a God-obsessed society. We are a God-loving society. We're not obsessed with God. Again, आप समझो इसको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। मैं नहीं मानता किसी भगवान में। मेरे को कोई पूछेगा क्या है भगवान, मैं बोलूंगा मोस्ट प्रोबेबली नहीं है। मैं कोई प्रूव नहीं कर सकता हूँ, ना तुम प्रूव कर सकते हो कि वो है। मगर पॉइंट ये है कि आई एम ऑल्सो नॉट ऑब्सेस्ड विद डिसप्रूविंग गॉड, अनलाइक न्यू एथिज्म। तो इंडिया में योर बिलीफ इन अ सुपरनैचुरल डेटी डज नॉट क्लैश विथ एनीथिंग। तो ये बहुत नेचुरल है कि आप जब पढ़ाई भी करते हो, अभी जैसे इवोल्यूशन है, natural selection, before somebody says I'm willing to accept that yes there are some elephant intellectual elephants in this society, dinosaurs, जो भी उनको बोलना बोलो, जो evolution को deny करते हैं, मगर by and large हिंदुइज्म में other than ISKCON और इक्का दुक्का लोग जो evolution और natural selection को deny करते हैं, by and large इंडियन सोसाइटी में, भले वो औरबिंदो थे, उन्होंने थोड़ा इन्वोल्यूशन एवोल्यूशन किया, मगर he did not deny natural selection. He just said natural selection is a subset of what his system was, which he called evolution and involution, evolution and involution. Now, I don't agree with Aurobindo's claim, but that doesn't mean Aurobindo was anti-science. The point is कि again, गॉड में बिलीफ आपका तब कम होगा जब आपका गॉड आपको बोलता है कि तू मुझ में विश्वास कर, नहीं तो तू नरक में जाने वाला है। तू मुझ में विश्वास कर, नहीं तो मैं बहुत जेलस गॉड हूँ, जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में भगवान बोलता है। तू मुझ में विश्वास कर और बाकी जो बुत परस्त हैं उनको खत्म कर दे। हमारे यहाँ तो ये बोलता ही नहीं है। हम तो क्या करते हैं, अच्छा आज 100 भगवान है, नया आया है, चलो नया ऐड कर लेते हैं, अच्छा एक और नया है उसको भी ऐड कर लेते हैं। तो जो लोग भगवान ऐड करने में मानते हैं, वो सिस्टम में पढ़ाई के बाद भी ये क्यों सरप्राइजिंग लग रहा है किसी को? मुझे तो बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं लग रहा है। मुझे तो उल्टा शौक लगता था कि अगर बहुत कम लोग होते थे। इसका ये सी दिस सर्वे proves only one thing, and obviously मैं इस सर्वे के ऊपर 3-4 मोनोलॉग करूंगा। I am going to divide it into a series of psychological and sociological analysis as a monologue, and maybe I'll speak to few people on my podcast too. But संक्षेप में ये कह रहा हूँ कि ये उन्हीं लोगों को सरप्राइज करेगा जो लोग मेंटली एब्राहमाइज्ड हो गए हैं। और मैं ये मानता हूँ बहुत हिंदू हो गए हैं मेंटली एब्राहमाइज्ड, स्पेशली जो एक ऑफशूट ऑफ, मैं इनको हिंदुत्व नहीं कहूंगा, मैं इनको ट्विटर हिंदुत्व कहता हूँ, जो हिंदुत्व नहीं है, जो क्लेम करता है हिंदुत्व और ट्विटर पे ये चिल्लाते रहते हैं। ये उनको बहुत शॉकिंग लगा है और कम्युनिस्ट को बहुत शॉकिंग लगता है, क्योंकि दोनों आइडियोलॉग्स हैं जो नफरत के ऊपर अपना आशियां बनाते हैं।
See, people who build their world based on the hatred of the other will find this survey to be very surprising, very annoying, very irritating. People who are genuinely just normal Hindus, who genuinely believe in Indic values, who live the Indian way, will not find this surprising at all. I am telling you, this is not at all surprising. This is nothing in this survey has shocked me other than the one claim that 20% of Muslims voted for the BJP. I believe, but then surveys have a range, so -5% to +5% is acceptable. I was always under the view that India mein Muslims were creeping to like 12 to 14% voting for BJP, especially women in Islamic societies in India. बट आई मीन एनीबडी हु हैज फॉलोड मी एंड माय पॉडकास्ट, आई डोंट नो आप में से कितने लोग सुनते हो, मेरा हमेशा से क्लेम रहा, इनफैक्ट मैं हारिस की पॉडकास्ट पे भी गया और मैंने ये डंके की चोट पे कहा था कि भारतीय मुसलमान पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमान से अलग है, और लोग मेरी खिल्ली उड़ाते थे, खास तौर पे ट्विटर के जो हिंदूज हैं। मगर ये सर्वे ने मुझे राइट प्रूव किया है, बाकियों को रॉन्ग प्रूव किया है। और मैं हमेशा कहता था कि मैं मेरी इमोशंस को, देखिए, व्हेन यू आर डूइंग एन एनालिसिस, कीप योर इमोशंस असाइड. When you keep your emotions aside, you can do a better analysis. Otherwise, what happens is you have a preconceived notion और आप जाके ढूंढते हो किससे फिर अपनी preconceived notion को justify करने के लिए. मेरा ये firm analysis था on basis of observation of behavioral patterns of different groups in India. किए है. अभी लोगों को शॉक लगा था एक और चीज इसमें कि मुस्लिम्स बिलीव इन रीइंकार्नेशन एंड कर्मा इन इंडिया. व्हाई आर यू सरप्राइज? प्यू में 2018 में एथीस्ट और एग्नोस्टिक्स का पोल आया था. एथीस्ट एंड एग्नोस्टिक्स आल्सो बिलीव इन न्यू, also have 4 major new age beliefs. So why is this surprising to people? Human beings are complex. See, the only place people think in binaries is on the echo chambers of social media. अगर आप सोशल मीडिया से बाहर निकलेंगे तो आपके माता पिता के 5000 व्यूज होंगे दिन में जो कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे सुबह से लेकर शाम तक. आपको वो तो प्रॉब्लम नहीं देता, मगर आपको सोशल मीडिया पे क्यों ऐसे सोचते हैं लोग प्रॉब्लम देते हैं? मुझे आज तक ये समझ नहीं पड़ा. 100% एक्चुअली कुशल, आपके आने से पहले हम लोग एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर बात कर रहे थे, और सबसे सरप्राइजिंग उसमें हमें ये लगा था कि 32% क्रिश्चियंस बिलीव कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, which is such a Indic belief, and I'll not call it as a Hindu belief. It is completely an Indic belief, क्योंकि हम सब ने गंगा को हम सब एक रिस्पेक्ट आ जाता है just because this is something which has been a support system for us for generations. तो आप, मुझे लगता है आप भी उसी तरह से इसको देखेंगे. बिल्कुल, and I am telling you, don't be, it would have been a shock to me if this was not the survey. Then we should have been alarmed. Now see, the thing that should be discussed is not what the survey says. The thing should be discussed is what the survey says and what should we strive to do after this. That should be the core. Always believe in the road forward. The road forward is the beauty of this survey is that India is still a largely Indic dharmic society. Dharmic as in righteous. A society that believes in mutual respect and reciprocity. It is built on that premise, even today. And these principles are alive by and large in most people in India. What we should strive to do is not lose our Indianness in this phony, third-rated worldview that believes in, devouring the other. And it doesn't matter who does that, whether you're a Hindu, you're a Muslim, or a Christian. We have such a beautiful system that even after being educated, you don't necessarily lose your faith in a deity. Look, it is coming from my mouth who doesn't believe in a deity. I don't care though. I am not a God-hating person. I don't care about God. I still go to temples. That's my point. मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है. मैं रामायण के सेशन कंडक्ट करता हूँ. जो मेरे रामायण के सेशन कंडक्ट में आते हैं वो लोग हैरान हो गए थे कि ये तो मानता नहीं है तो सेशन क्यों कंडक्ट कर, और मैं उनको श्री राम ही बोलता हूँ आज भी. मगर मुझे मेरे ब्रेन में वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि मैं मानता नहीं हूँ वो डिवाइन है, मगर मैं फिर भी रामायण को पढ़ता हूँ और एंजॉय करता हूँ. ये सिर्फ और सिर्फ एक मोनोपोलिस्टिक, एक्सक्लूसिविस्ट, थियस्टिक, एथियस्टिक, एब्राहमिक माइंड में आएगी. मेरे माइंड में नहीं आती है ये. मैं टोटली नॉन एब्राहम. मैं हमेशा कहा है आपको अपने माइंड को डीकोलोनाइज नहीं करना है. हमेशा याद रखना, आपने अपने माइंड को डी एब्राहमाइज करना है. जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो वही पर है जो आप खुद ही कह रहे थे अबाउट द परसेंटेज ऑफ. मैं ये क्वेश्चन पूछ लूं उसके बाद आप लोग भी पूछ लीजिए. नहीं, मैं इसमें एक चीज ऐड कर देती हूँ कि मैंने ना इस बात को पहले भी बताया हुआ है कि द प्रॉब्लम व्हिच हैज हैपेंड इज कि बिकॉज द इंडिक जो सिविलाइजेशंस हैं दे हैव इनकरेज्ड अ डिफरेंट थिंकिंग. तो इनका एथिज्म भी बहुत इवॉल्व्ड है. द कांसेप्ट ऑफ एथिज्म के भी 3-4 पंथ हैं.
जो मुझे फ्रैंकली अब पता चला है, एक नास्तिक या जैविका, अद्वैत एंड चार्वाका, तो ये अलग-अलग पंथ इवॉल्व हुए हैं क्योंकि एथिज्म इनकरेज करा है, एथिस्ट को काट नहीं डाला है। अब हम लोग नहीं, एब्राहमिक वैसे तो फेथ्स अगर आप सीधी बात कीजिएगा तो हमारे जितने भी टोटल पंथ हैं हिंदुइज्म में या एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन में, उसमें से ज्यादा जो है वो एथिस्टिक या एग्नोस्टिक ही है। थीस्टिक जो पंथ है वही अगर आप काउंट पे कहिएगा तो दे आर ऑन अ माइनॉरिटी साइड, तो बट मैं जो दैट इज कह हाउ रही इट हूँ इज। तो मैं जो कह रही हूँ वो यही है कि यू हैव अलाउड दोज पंथ्स टू फलना फूलना, लेकिन एब्राहमिक्स जैसी अपने फेथ के अगेंस्ट बोलते हैं तो उनकी ब्रदर्स, सिस्टर्स, मदर्स, फादर सब बॉयकॉट कर देते हैं, सोसाइटी में काटने के लिए आ जाती है। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी ट्विस्टेड फॉर्म ऑफ एथियज्म। वी आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू प्रूव आवरसेल्व्स राइट। Yeah, so तो but कुछ my दिस इज द question to each माइंडसेट। and every one is, so आप लोग मगर ये मत सोचो, don't think what the Abrahamic is doing. Think what you are supposed to do to counter that. But unfortunately, a Exactly. section of social media believes that to fight Islamism, we have to become an Islamist. To fight Hmm. bigoted Christianity that is practiced in some parts of India, we have to become bigoted Hindus. Do we Hmm. become like them or do we make them like us? Is the question. And unfortunately, nobody wants to answer that question. Unfortunately, if you go on social media, everybody thinks there is a war going on and I'm supposed to kill everyone. I'm sorry. Numbers don't lie. Whether it's Steven Pinker's book, Enlightenment Now, that keeps on proving that the world is becoming better and better and better and less violent and less violent and less violent. And again, this survey shows how much Indic values are spread in each and every corner of India. So please understand that. Don't just Yeah, focus on what the survey says, focus on what you're supposed to do as a human being after that. बट exactly. I वही agree. लास्ट मेरे तरफ से लास्ट क्वेश्चन वही था जो आपने अभी तुरंत ही बोला था बिफोर आई आस्क दिस क्वेश्चन, कि हाउ डू यू सी द परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स गेटिंग आउट ऑफ गॉडली अफेयर्स मोर एज कंपेयर टू हिंदूज? मुझे लग रहा है इसका आंसर हमने डिस्कस कर लिया है, बट अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए तो दैट वुड See, as बी। far as I'm concerned, look, the only cause for alarmism to me in this survey was the 70% Muslims believe in Sharia. Now, मैं बड़ा clear हूँ. I am not a moral subjectivist. I believe in objective moral standards. I objectively believe Sharia is a third-rated system in every possible way. And before somebody says, oh, that means you think Hindu traditions have no bad things. No, I believe every tradition has. In fact, the worst, I think, divorce laws in India are Christian divorce law. कभी पढ़ लेना Christian civil code. किसी को, as a woman, मैं आप सबको advise करूंगा, आप इस्लामिक वाले से भी डरोगे नहीं इतना जितना क्रिश्चियनिटी वाला जो डिवोर्स की प्रोविजंस है इंडिया में उसको पढ़ोगे. मतलब आप एक बार उस जंगल में गए बाहर ही नहीं आ सकते हो. ये हालत है. इतना लॉपसाइडेड है औरतों के अगेंस्ट वो. बट माय पॉइंट इज वेरी सिंपल. दैट इज अ कॉज फॉर वरी. इंडिया नीड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड. इंडिया ने 70 साल में कभी रियल सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस किया ही नहीं है. व्हाट इंडिया हैज हैड अंडर द नेम अ गार्ब ऑफ सेक्युलरिज्म इज अ वेरी अथॉरिटेरियन टॉप डाउन सिस्टम which preaches to the people what they're supposed to do. I don't like that system. I am very clear. India needs real secularism where the state genuinely gets out of it. देखो मैं हमेशा से क्लियर रहा हूं. मुझे as a as a son, as a husband और as a मेरे बच्चे नहीं है मगर मेरा नेफ्यू है तो as a चाचा मेरा काम है मेरे नेफ्यू को भगवत गीता पढ़ाना, वेद पढ़ाना, सब कुछ पढ़ाना. स्कूल का काम नहीं है. ये हिंदुओं में टेंडेंसी है ना हर चीज स्कूल पढ़ा दे. अरे बाबा हर चीज स्कूल पढ़ाएगा तो तुम क्या करोगे बैठ के? क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखोगे? I agree. तुम्हारा एज अ माँ बाप क्या काम है? सब कुछ आउटसोर्स. और फिर बाद में बोलना गवर्नमेंट हमारे अफेयर्स में इंटरफियर करती है. भाई एक भगवत गीता तो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता और बाद में बड़ी बड़ी बातें करता है. पॉइंट इज इंडिया नीड्स रियल सेक्युलरिज्म. India needs to get out of this. And ये जो trend था 70% Muslims believing in Sharia, I don't care if they believe in it. It's a bad idea. It has to go. Just like that, if 70% Hindus would have believed in something as obnoxious as Sharia, I would have said, I don't care if you believe in it. What is the objectively better moral standard? And the Yeah. objectively better moral standard is a uniform civil code. To hell with your Hindu feelings, to hell with your Muslim feelings, to hell with all your feelings. You go with a uniform civil code. That doesn't mean you attack rituals. You can maintain your rituals. You can do your weddings in whatever way you want. But any bad provision, और ठीक है यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाना है, any gender bias provision in any religious code has to be rejected.
आई थिंक दैट्स इट। आई मीन काफी हद तक अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। मुझे लगता है मैं जितना ही बातें कुशल से पूछना चाहती थी वो मैंने मतलब नोट करके रखा था, वो मैंने पूछ लिया। तो कुशल जी, आई विल पोज अ क्वेश्चन टू यू कि मैं जनरली दो चीजों को पुश करती हूँ। वन इज यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड द अदर इज रिमूविंग रिलीजियस रिजर्वेशंस फ्रॉम ऑल स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूट्स। और इसका मैं लीगल एस्पेक्ट भी काफी बार आई हैव डिस्कस्ड विद लॉयर्स। What do you think can be done in this? Completely scrape out Article 25 to 29, or is there a way around it? See, as far as इसका RTE, as नहीं far मैं as बस एक RTE चीज, is नहीं प्लीज कंटिन्यू, सॉरी। So, as far as the right to education is concerned, my view is very clear that I believe that either RTE should be applied on each and every school in India. So, the Catholic schools and all the other denominations also get RTE, or it should go because it is reducing the quality of education. Having said that, I still believe if you look at it holistically, from my point of view, RTE की problem other than Tamil Nadu, I'm being very honest over here. कौन सी स्टेट में इंडिया में नहीं है? जो स्टेट्स, क्योंकि आप भूल रहे हो कि आरटीई की प्रोविजन आर देयर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आल्सो। तो अभी बॉम्बे में देखो, क्या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के स्कूल्स नहीं है? सारे हिंदू स्कूल्स हैं जिसमें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्टेटस ग्रांटेड है। सारे सिंधी और सिंधी रन करते हैं, मारवाड़ी रन करते हैं। तो आप महाराष्ट्र में गुजराती ट्रस्ट खोल सकते हो। तमिलनाडु में ये नहीं होता है क्योंकि इट्स अ लिंग्विस्टिकली होमोजेनस सोसाइटी। तमिलनाडु could have easily saved their schools by maybe investing in Marwadi लोग तमिलनाडु में है, they could have done that. The point is there was a way out of this and we could have maintained that. That is answer to one. As far as, like I said, uniform civil code, any decent society would have gone there. But India being India, we are a weird society. We think by getting the uniform civil code, I mean, I hear absurd arguments. हिंदुओं को क्या मिलेगा इसमें से? अच्छा, ये क्या आर्ग्यूमेंट है? हिंदुओं को क्या मिलेगा इसमें से? मतलब एक स्टैंडर्ड डिसेंट लॉ नहीं होना चाहिए किसी कंट्री में? हिंदुओं को क्या मिलेगा? हर चीज हिंदुओं के हिसाब से होगी क्या? ये किस किस्म की घटिया आर्ग्यूमेंट है? मुझे या तो मतलब ये लोग कौन से लाला लैंड में रहते हैं मुझे नहीं मालूम। मेरा सिंपल व्यू है, मैं इंडिया को सिर्फ हिंदू मुस्लिम के क्राइटेरिया से नहीं देखता हूँ, मैं इंडिया को इंसानों के क्राइटेरिया से देखता हूँ। हर इंसान के लिए एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड होना चाहिए। Yeah. I always say killing a baby, killing and mutilating or harming a 3-year-old baby was considered bad when Homo sapiens started in their current form 3 lakh years ago, and when Homo sapiens will be in maybe an advanced form, but still 3 lakh years after that. There are objective moral standards. To say that morality is subjective, we don't care if Sharia does this, Sharia does that, shows that you yourself are a misogynist. You like misogyny in your religion, you want it to be there. That's why you're conveniently saying Islamic misogyny is fine, because you want your Hindu misogyny to stay there. That's my answer. Yeah. दैट्स ट्रू। लेकिन आपको I नहीं agree. लग रहा अभी जैसे I agree. पॉपुलेशन कंट्रोल बिल वाली बात आई है, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ रिजर्वेशंस फ्रॉम जिसको हम कहते हैं नॉर्मली समुदाय विशेष की तरफ से बहुत इश्यूज आए हैं, जबकि आई डोंट थिंक कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल में कुछ भी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के बारे में लिखा गया है। बट कल से ये इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है दैट इट हैज बीन स्पेसिफिकली मेड टू टारगेट वन कम्युनिटी। सो देखिए ऐसा, हाउ डू यू थिंक? see, I'm trying to, because I have to leave soon, so I'm trying to answer as fast as I can. See, as far as the population bill is concerned, it is an atrocious as a recommendation. ये दिखाता है कि भारत में बेसिकली है ना, कोई भी सोशल साइंस पढ़ता नहीं है। मतलब हम लोग जाहिलों का देश है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमें पता नहीं है कि पॉपुलेशन के ट्रेंड्स क्या होते हैं। हम एंथ्रोपोलॉजी नहीं स्टडी करते, हम सोशियोलॉजी नहीं स्टडी करते, हम कुछ भी स्टडी नहीं करते हैं। क्या है ना, हर चीज अगर ये बोलना शुरू करोगे ये वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है, वो वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है। हाँ भाई, तेरा दिमाग भी एक वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है, सब कुछ तेरा वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है। तेरे एंसेस्टर्स को सब कुछ आता था, बाकी तो झुंझुना बजा रहे थे सारी दुनिया में। ये हालत है हमारे यहाँ के डिस्कोर्स की। तो बेवकूफों के साथ तो कुछ नहीं। दूसरे जितने मैल्थूसियन मैंने इंडियन राइट विंग में देखे हैं, अभी आप लोग पढ़ना मैल्थस के व्यूज क्या थे। ये एक पुराना इकोनॉमिस्ट ने जिसने कहा था कि भाई बहुत पॉपुलेशन बढ़ रही है, इतना खाना नहीं होगा, लोगों की पॉपुलेशन नहीं बढ़नी चाहिए, लोगों को मर जाना चाहिए। यहाँ तक कि मुझे याद है जब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हो रही थी, कुछ मैल्थूसियंस ने उसको अपोज किया था कि नहीं, इन लोगों को भूख से मरने दो। यस, ऐसे भी प्रपोजल्स आए हैं। और ये इस समय ये जो घटिया देखो, जो फार राइट है उसका क्या है, हमको पॉपुलेशन बिल क्यों चाहिए, इससे मुसलमानों की पॉपुलेशन कम होगी। ओ यार, कभी तो गलती से भी नंबर्स पढ़ लिया करो ना। गलती से कुछ पढ़ाई नहीं करते। कुछ एक
एक पढ़ाई करने की कैपेसिटी ही नहीं है ना लोगों में, लोगों को पढ़ना नहीं है। और बिना पढ़े जब आप पॉलिसी डिसीजंस करते हो ना, तो आप ऐसी घटियापन ही करोगे। मतलब ये मैंने मेरी जिंदगी में मैंने इतने सारे कंग्लोमरेशन और बेवकूफ नहीं देखे जितने मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ। इतने बेवकूफ लोग हैं जिनको बेसिक समझ नहीं है कि आपका TFR गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। व्हाट यू नीड इज अ मोर एजुकेटेड सोसाइटी, व्हाट यू नीड इज अ सोसाइटी दैट हैज अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। जैसे ही, हमेशा याद रखना, आपका TFR कब गिरता है? जब औरतें एम्पावर होती हैं। आपको औरतों को एम्पावर करना है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना है? आपकी प्रायोरिटीज क्या है? इसका मतलब क्लियर है कि आपको औरतों को एम्पावर नहीं करना है, आपको सिर्फ एंटी मुस्लिम बनना है। दैट्स ऑल द एम इज। मैं आपको खुला कह रहा हूं। और रही बात जो लेफ्ट की है, लेफ्ट तो है ही सठियाया हुआ, उनके बारे में क्या बोलूं मैं। उनको हर चीज में है ना एंटी मुस्लिम षड्यंत्र दिखता है। हर चीज में लेफ्ट को एंटी मुस्लिम षड्यंत्र दिखता है। और लेफ्ट बोलता है मैं लिबरल हूं, मगर मैं घटिया वुमेन सप्रेसिंग शरिया को सपोर्ट करूंगा। देखो इस देश का दुर्भाग्य क्या है मालूम है? देर इज नो वे टू हैव अ एविडेंस बेस्ड डिस्कोर्स। बिकॉज इस देश में दोनों है ना, ट्वीडल डी एंड ट्वीडल डम है। एक तरफ एक सेक्शन है जो हर चीज में मुसलमान ये कर देगा, मुसलमान वो कर देगा, और दूसरी तरफ ऐसे घटिया लोग हैं जो कहते हैं हम लिबरल हैं मगर ट्रिपल तलाक होना चाहिए, हम लिबरल हैं मगर निकाह हलाला होना चाहिए। तुम लिबरल हो कि टुच्चे हो? मुझे तो समझ में नहीं आता ये किस जमात के लोग पैदा हो गए हैं हमारे देश में। मुझे दुख होता है ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट करके, मगर क्या करें, अभी देश है, रहना पड़ेगा। हर किस्म के लोग होते हैं एंड फ्री स्पीच में मैं विश्वास करता हूँ, मगर पॉलिसी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का क्या मतलब है? अच्छा चलो इन लोगों के घटिया आइडियाज को ही मैं एक्सेप्ट कर लूं, ट्विटर राइट विंग के, ठीक है। अरे बेवकूफो, एक तरफ तुम कहते हो कि लॉज का एप्लीकेशन भी एसिमेट्रिकल होता है, तो इसका मतलब मुस्लिम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं और हिंदूज लॉ फॉलो करते हैं। तो तुम और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हो। तुम्हारे लॉजिक से भी अगर मैं देख लूं, मैं नहीं ये लॉजिक देता हूं, मेरा तो सिंपल है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की जरूरत क्या है? इट इज अ स्टूपिड आइडिया. It has never worked. Populations are controlled when societies become educated and women become empowered. Look at the world. यार ये लोग कब समझेंगे कि ह्यूमन बींग्स के ऊपर लॉज यूनिवर्सल होते हैं? ह्यूमन बींग्स बिहेव इन अ सर्टेन पैटर्न. इट डजंट मैटर वेयर दे आर. सम थिंग्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल. ये एक यूनिक होएगा कि बाकी सारी दुनिया में हो गया है, मगर नहीं, इंडिया में ऐसे यूनिक लोग हैं ना कि वो 15-15 बच्चे पैदा करते रहेंगे इवन आफ्टर दैट। मतलब क्या है? आप डेटा देखो, टोटल फर्टिलिटी रेट गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, हर कम्युनिटी में गिर रहा है। हाँ, देर आर डिफरेंसेस, मगर डिफरेंसेस इन एजुकेशन भी है फिर उन कम्युनिटीज में। तो सोल्यूशन क्या है? जिन कम्युनिटीज में TFR ज्यादा है उनको एजुकेट करना है। जिन कम्युनिटीज में और ये और होएगा जब UCC आएगा। आप सही सोल्यूशन नहीं देना चाहते हो, आपको सिर्फ पोलराइजिंग पॉलिटिक्स खेलनी है, वेदर इट इज द BJP विद द पॉपुलेशन कंट्रोल बिल और वेदर इट्स द लेफ्ट that wants Muslim women to stay in cloth bags forever. These are all horrible people. I'm sorry to say that. मगर मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं BJP को वोट करता हूँ इस देश में। मतलब मेरी हालत ये है कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। जी कुशल, थैंक यू सो मच। आई थिंक Same here, same here. थैंक यू, ये बहुत बहुत सॉलिड गया सारे था। बीजेपी वोटर्स, आई थैंक थिंक यू। बहुत Major सारे word बीजेपी थे। वोटर्स इसीलिए ये काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप सही कह रहे हो। हाँ think, बिल्कुल शिप्रेता जी, मैं यहाँ पे ऐड करूंगी कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मुझे बताओ मैं किसको वोट दूंगी? उसको जो मतलब जिसके जो एक नेता है आई थिंक कांग्रेस की, वो जाके ओपनली बोल रही है कि हम ट्रिपल तलाक वापस लेके आएंगे, या मैं उनको वोट दूंगी जिनके एटलीस्ट उनके मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड तो है ना, अगर और कुछ नहीं है तो। मतलब वो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। अब ये सोशलिज्म की भी प्रॉब्लम है। अब कांग्रेस सोशलिज्म को छोड़े प्राइवेटाइजेशन की तरफ आई, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमें बीजेपी अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली चूज करना इंदु, वो पड़ता है। राहुल गांधी को तो छोड़ नहीं पा रहे। तुम क्या बात कर रही हो? प्राइवेटाइजेशन कैसी बातें करती है? थैंक यू सो मच कुशल, आपने इतना मतलब अब बाहर से फिर भी आपने टाइम निकाला एंड रियली थैंक यू सो थैंक यू मच। कुशल। Thank you very much for calling me. I'm sorry, but I'll have to take your leave now. I wish you all the best, and I will hopefully maybe join you guys sometime else in the future. And I hope BJP supporters and the left people watch this discussion and get triggered and abuse me on Twitter, and I will block them all. थैंक यू कुशल, और मैं आपका वाला पोर्शन कट करके अलग से लगाऊंगी फॉर श्योर।
या थैंक यू एंड आई विल ट्वीट इट आउट, मुझे भेज देना. जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच. Thank you so much. ऑलराइट, बाय बाय गाइस, बाय. बाय, थैंक यू सो मच. So that's Okay. how things work. यही बात हुई